Hello everyone, welcome to the online e-learning platform of agriculture and GK. My name is Apurva Bharti and today I will discuss about the MCQs related to genetics and plant breeding. So stay tuned. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इफ़को एजीटी या फिर आईबीपीएस एएफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। इफ़को एजीटी एग्ज़ाम में कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे 1600 रुपीज़ जो है इस कोर्स का फ़ी है और अभी जो है वो 60% ऑफ चल रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई कूपन कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको हमारे कोर्स में क्या-क्या मिलेगा, तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, इसके साथ ही साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ामिन कर पाएँगे कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ओल्ड ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ से 25 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप भी आना चाहते हैं इस नंबर में, तो आप हमारा कोर्स ज़रूर अच्छे से लीजिए और उसको ठीक से पढ़िए, तो आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। इस कोर्स को लेने के लिए आप ये स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस एफओ एग्जाम की कोर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मेंस प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। ये कोर्स आपको सिर्फ 1499 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उसके साथ ही साथ प्रीवियस ओल्ड ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देने के लिए एलिजिबल है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इससे आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। अगेन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इसका अलग से लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ क्लिक करिए, लिंक को विज़िट करिए और आपको और डिटेल में मिल जाएगा इस कोर्स के बारे में। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोन। तो यहाँ पे बोल रहा है क्लोन क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अ होमोजाइगोट प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि क्लोन जो है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म या फिर सेल या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोड्यूस होता है एसेक्सुअली, ठीक है। एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है किससे, फ्रॉम द एंसेस्टर से या फिर स्टॉक से, टू विच दे आर जेनेटिकली सिमिलर, ठीक है। ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जो क्लोन होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। इनका जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप, ठीक है, इनका जीनोटाइप एंड जो फिनोटाइप होता है ये दोनों इसका सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज हैं सेल या फिर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर इज बिलीव टू बी इन, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि जो सनफ्लावर है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूएसए, ठीक है। ऐसे अगर यूएसए नहीं दे के भी अगर लिखा रहता नॉर्थ अमेरिका, तो ये आंसर सही होता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका जो है वो यूएसए का ही पार्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूएसए क्लिक मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा सनफ्लावर के बारे में जानते हैं। जो सनफ्लावर है इसका बॉटनिकल नेम है हेलियांथस एनस, ठीक है। और इसमें जो है ये ऑयल पाया जाता है कितना, 48 टू 53% जो है वो ऑयल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिया में जो सनफ्लावर का जो प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का कंटेंट कम हो जाता है। कितना होता है, 35 से 43% ऑयल देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया में सनफ्लावर कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, सबसे ज़्यादा आपका है कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सब जो है मेजर प्रोड्यूसर है सनफ्लावर के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये क्या फैसिलिटेट करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो अच्छे से ड्यूरिंग द सेल साइकिल, ठीक है। चलिए, आप जानते होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा और क्या नाम से बोला जाता है, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो टाइनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल में, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सूडो डोमिनेंस, ठीक है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो सूडो डोमिनेंस प्रोवाइड करता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, डिलीशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूडो डोमिनेंस किसको कहते हैं। तो जो सडन अपीयरेंस होता है रेसेसिव फिनोटाइप का इन अ पेडिग्री, या फिर ड्यू टू द सिलेक्शन ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द मास्किंग डोमिनेंट जीन। ठीक है। क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी जो रेसेसिव जीन है, रेसेसिव जो फिनोटाइप है, ये क्या होता है, ये अपीयर होने लग जाता है कहाँ पे, हमारा सेल में। ठीक है। ये दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारा जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, जो डोमिनेंट जीन है वो क्या होता है, डिलीट हो जाता है या फिर मास्क हो जाता है इसके वजह से। अब हम जानते हैं रेसेसिव क्या होता है। रेसेसिव मतलब कि ऐसा ट्रेट जो कि एक्सप्रेस करेगा जब डोमिनेंट जीन नहीं रहेगा या डोमिनेंट अलील नहीं रहेगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द सडन अपीयरेंस ऑफ अ रेसेसिव फिनोटाइप इन अ पेडिग्री ड्यू टू द डिलीशन ऑफ मास्किंग डोमिनेंट जीन। ठीक है। अगर डोमिनेंट जीन जब डिलीट हो जाता है और उसकी वजह से जब हमारा रेसेसिव अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो डोमिनेंस। ठीक है। इसका मेन कॉज क्या है? डिलीशन। डिलीशन ऑफ किसका? तो मास्किंग ऑफ डोमिनेंट जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो बेस है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरासिल। ठीक है। जो डीएनए है हमारा, ये पता है किससे बना रहता है? ये डीऑक्सी राइबोज शुगर से बना रहता है। ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो एडेनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, थाइमिन होते हैं। ठीक है। लेकिन जो आरएनए है वो क्या कंटेन करता है? शुगर राइबोज कंटेन करता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको यूरासिल देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं डीएनए और आरएनए में। ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस के बेसिस पे आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो डीएनए है, यहाँ पे आपको क्या थाइमिन देखने को मिलेगा, लेकिन जो आरएनए है यहाँ पे यूरासिल। ठीक है। इस यही कहना चाह रहा है कि जो यूरासिल है वो आपका डीएनए में एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बाल्बनी रिंग्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। ये क्या है, जो बाल्बनी रिंग्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉलिटीन क्रोमोसोम। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो बाल्बिनी रिंग्स है ना, ये क्या है कि जो ये एक तरह का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको आरएनए सिंथेसिस देखने को मिलेगा। ठीक है। ये पर्टिकुलरली एक्टिव रहता है बाल्बिनी रिंग्स फॉर द आरएनए सिंथेसिस। इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये पॉलिटीन मैं क्रोमोसोम बना रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्या आपको ना सर्टेन एक तरह का पफ देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपका बाल्बिनी रिंग्स है। ये आपका बाल्बिनी रिंग्स है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीमली लार्ज पफ्स, ये देख रहे हैं, अचानक से ये एकदम बड़ा साइज हो गया है। तो ये क्रोमोसोमल पफ इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है। ये बाल्बिनी रिंग्स है। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको डार्क बैंड, इंटर बैंड देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे इंटर बैंड। और यहाँ पे जो दो सेल के बीच में रहेगा बैंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क बैंड। ठीक है। चलिए, ये किसका बारबेरी रिंग्स जो है किसका फीचर है, पॉलीटीन क्रोमोसोम का। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कौन प्रपोज किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डार्विन। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है। जहाँ पे जो स्पीशीज है वो अडेप्ट करती है अपने आप को एज अपने इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है। जैसे जैसा इन्वायरमेंट रहेगा, अगर उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट करती है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, ये एक की मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर इवोल्यूशन जो हो रहा है उसका मेन कारण क्यों है, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1 क्रोमैटिन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कंप्लीटेड। इसमें कह रहा है कि जो मियोसिस 1 है इसके 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। तो उसमें से कौन सा सब स्टेज है जहाँ पे जो क्रोमैटिन एक्सचेंज होता है किसके बीच, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पैकेटीन। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पैकेटिन है वो कौन सा सब स्टेज है। ये जो पैकेटिन है वो थर्ड सब स्टेज ऑफ मियोसिस ऑफ प्रोफेज 1 में आएगा। ठीक है। ये जो है ये जाइगोटिन स्टेज के बाद आता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ना साइनेप्सिस देखने को मिलेगा, मतलब कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। ठीक है। इसके साथ ही क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और प्लस क्रॉसिंग ओवर भी होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो क्या होगा कि एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, किसके किसके बीच, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। ठीक है।
जो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन वो कौन करवाएगा, तो यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, ठीक है, वही जो है वो क्रॉसिंग ओवर करवाएगा। और जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल भी आपको देखने को मिलेगा सो दैट कि वो ठीक से रिकॉम्बिनेशन हो सके। प्लस जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो भी लिंक्ड हो जाएगा एक दूसरे के साथ, सो दैट कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होगी, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करें, ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है। मान लीजिए ये आपका पैकेटिन जो है यहाँ पे आपका क्रोमैटिड्स में बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉसिंग होगा, ओवर होगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच हो रहा है, तो बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको पैकेटिन में, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये टेट्राड इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन 1909 मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा है जिसने मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निल्सन एले, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट निल्सन एले थे, इन्होंने दिया था मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। अब हम देखते हैं कि जो मल्टीपल हाइपोथेसिस फैक्टर क्या होता है। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जो कि एक्सप्लेन करता है कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, वो इंटरेक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ जीन से हो रहा है, मतलब पॉलीजीन से हो रहा है, जो कि छोटा छोटा इफेक्ट दिखा रहा है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में, ठीक है। जो निल्सन एलिस है उन्होंने तीन स्टेटमेंट दिया था, क्या क्या दिया था कि फॉर अ गिवन क्वांटिटेटिव ट्रेट देयर कुड बी सेवरल जीन्स व्हिच वर इंडिपेंडेंट इन देयर सेग्रीगेशन बट हैड क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन अ फिनोटाइप, ठीक है। क्या कह रहा है इसका मतलब कि ये एक क्वांटिटेटिव ट्रेट दिखाता है, ठीक है, जहाँ पे जो बहुत सारे जीन मिलके जो कि इंडिपेंडेंट रहते हैं सेग्रीगेशन के टाइम पे, ठीक है, वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ये स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि जो डोमिनेंस है वो यूजली यहाँ पे इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट दिया था कि जो ईच जीन है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, हर एक जीन अपना एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और जो रेसेसिव एलील होते हैं वो जो जीन मतलब प्रेजेंट नहीं रहता है, जब डोमिनेंट जीन रहता है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं रेसेसिव एलील, ठीक है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मेंडल्स लॉ वर रीडिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। जो मेंडल्स लॉ थे वो रीडिस्कवर किए गए कब, तो इसका आंसर है सी 1900, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन इसको रीडिस्कवर किया था। यहाँ पे आपका तीन साइंटिस्ट का नाम आता है जो कि जिन्होंने रीडिस्कवर किया था, ठीक है। पहला आ जाएगा कोरेन, ठीक है, दूसरा है डी ब्रीज एंड तीसरा है ट्रेसमार्क, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था मेंडल के वर्क को, ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया था, एक्सपैंड किया था, फिर अवेयरनेस फैलाया था कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, इन्होंने सही दे रखा है। उस टाइम तक क्या हुआ था कि जो सेल्स और क्रोमोसोम है इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या था कि लोगों को और अच्छे से मेंडल का वर्क समझ में आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, ठीक है, किसने जेनेटिक्स टर्म दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर डी, डब्ल्यू बेटसन, ठीक है। जो विलियम बेटसन थे, ठीक है, उन्होंने टर्म जेनेटिक्स को दिया था फ्रॉम द वर्ड जीन, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है, एक ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है किसका, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस का, मतलब जो कैरेक्टर्स पास होते हैं एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, उसके स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द जर्म प्लांट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, जर्म प्लांट थ्योरी किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेजमैन, ठीक है। वेजमैन ने दिया था जर्म प्लांट थ्योरी, कब, तो 1883 में, ठीक है। चलिए जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या होता है, ये स्टेट करता है कि जब कोई भी चेंज होता है सोमेटोप्लाज्म में, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं दिखाता ओवर द जर्म प्लाज्म, ठीक है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि ये जर्म सेल्स जो है वो कंटेन करता है हेरिडी मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। मतलब कि जो सोमैटोप्लाज्म में जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सोमैटिक जो सोमैटिक में जीन्स रहता है वो प्रेजेंट, वो नहीं इन्फ्लुएंस करता है कोई भी जर्म प्लांट को, ठीक है। यहाँ पे जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट रहता है, या जैसे कि एग्जांपल हो गया, जर्म सेल्स हैं, जैसे प्लांट में देखते हैं तो वहाँ पे आ जाता है ओव्यूल या फिर जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है हेरिडी मटेरियल को पास करने में, ठीक है, ना कि सोमैटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म को, तो इसका आंसर जाएगा कि डब्ल्यू एल जॉनसन,
ठीक है। इन्होंने टर्म दिया था जीनोटाइप फिनोटाइप। यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, जीनोटाइप मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे जो हेरिडी इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी ऑर्गेनिज्म का, या फिर इसको बोल सकते हैं जेनेटिक मेकअप है किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, लेकिन वही जो फिनोटाइप है वो क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑर्गेनिज्म का जो एक्चुअल ऑब्जर्व होता है प्रॉपर्टी, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, डेवलपमेंट और बिहेवियर, जो कि हम लोग अपने आई से इसको देख सकते हैं फिनोटिपिक एक्टर को, लेकिन जीनोटिपिक एक्टर को हम लोग नहीं देख सकते आँख से। ठीक है, जैसे कि हम बता सकते हैं कि कोई भी प्लांट कितना हाइट का है, उसका क्या कलर है। ठीक है, ये सब फिनोटिपिक कैरेक्टर में आ गया, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये क्या ऐसा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है जिसको जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इट्स जीनोटाइप विद एनवायरनमेंट। ठीक है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं फिनोटाइप को कि जब जीनोटाइप अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तब ये रिजल्ट होता है फिनोटिपिक इफेक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीन विच अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऐसा जीन जो एक्सप्रेस करता है मोर देन वन कैरेक्टर को तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन मतलब क्या होता है कि जो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ मेनी कैरेक्टर थ्रू अ सिंगल जीन। जैसे वो एक जीन है लेकिन वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे। ठीक है, एंड ये शो करता है फिनोटिपिक मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर एक जीन है वो जो मल्टीपल कैरेक्टर शो हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दिखाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन एक्शन F2 जनरेशन शोज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, किसका, सप्लीमेंट्री जीन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 9:3:4। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है। सप्लीमेंट्री मतलब कि टू नॉन एलिलिक जीन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेट। ठीक है, जो दो इंडिपेंडेंट जीन है वो इंटरेक्ट करते हैं अपने आप में। क्यों इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट वो प्रोड्यूस कर सके ऐसा ट्रेड। ठीक है, और जो जीन है वो अपने आप जो मतलब वो जो पर्टिकुलर जीन है वो अपना ट्रेड अकेले देगा। ठीक है, वो दोनों मिला के नहीं देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सपोज ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंट ट्रेड देगा, अपना इंडिपेंडेंट कैरेक्टर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये दे रहा है ये नहीं दे पा रहा है तो नहीं हो पाएगा, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री जीन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पर्पल ग्रेन कलर जो मेज में देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री जीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मास सिलेक्शन वेराइटी हैज अ डैश एंड डैश देन अ प्योर लाइन वेराइटी। तो यहाँ पे कंपेयर करा है जो मास सिलेक्शन वेराइटी है उसके में ऐसा क्या चीज़ है जो प्योर लाइन वेराइटी में कम देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाइडर एडेप्टेशन, ग्रेटर स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब मास सिलेक्शन करते हैं ना तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट प्लांट्स को लिया जाता है। ठीक है, और जो वैरायटी डेवलप होती है इसकी वजह से वाइडर एडेप्टेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अगर हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स ले रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडेप्टेशन दिखा सके। ज़्यादा एडेप्टेशन दिखाने की वजह से वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाता है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मेज इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, मेज किस टाइप का फ्लावर शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इम्परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, तो इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है, मतलब कि ऐसा फ्लावर जिसके पास बोथ या फिर मेल फीमेल दोनों नहीं है। ठीक है, ऐसा फ्लावर जिसके पास या फिर मेल है या तो फीमेल है। ठीक है, मेल है या फिर फीमेल है, दोनों जो है मेल या फीमेल वो दोनों नहीं प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, लेकिन वही जो परफेक्ट फ्लावर इसमें क्या होता है, ऐसा फ्लावर जहाँ पे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों प्रेजेंट रहेंगे एक ही फ्लावर में। ठीक, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर के केस में क्या हो जाएगा, जो मेल है वो स्टेमन हो जाएगा और जो फीमेल है वो पिस्टल है। ठीक है, मतलब कि स्टेमन में दो पार्ट हो जाता है, एंथर फिलामेंट, और जो पिस्टल है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, यहाँ पे जो मेज है इसको हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो टेसल है ना वो मेल फ्लावर होगा। ठीक है, जो कि कंटेन करता है एंथर, एंड वही जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर प्रोड्यूसिंग पॉलन। ठीक, लेकिन वही जो हमारा जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्क ऑन द ईयर। ठीक है, जो कंटेन करता है स्टिग्मा स्टाइल, और यहाँ पे जो हर एक कर्नल है वो अपना ओन ओव्यूल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिटनोगैमी इज अ फॉर्म ऑफ। ठीक है, जिटनोगैमी किस टाइप का फॉर्म है, ये क्या दिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जिटनोगैमी एक तरह का क्या है, मोड ऑफ पॉलिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर का बाय द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, वो सेम या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्लावर से होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन में आता है।
ठीक है। और जो जेटोगेमी है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, मतलब कि जेटोन मतलब हम लोग बोलते हैं नेबर एंड गेमी मीन्स मैरिज। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एग्जिबिट्स। ठीक है, जो प्राइमरी सेंटर्स है वो क्या एग्जिबिट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लेस क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब कि क्या, जैसे कोई भी प्लांट जो है वो डेवलप हुआ है, वो क्या हुआ है अपने होम या फिर अपने नेचुरल प्लेस में डेवलप हुआ है। ठीक है। तो इसका हम और फीचर्स जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट जीन्स मिलने को देखने को मिलेंगे। ठीक है। और एक तो हमने देख ही लिया कि ये लेस क्रॉसिंग ओवर एग्जिबिट करता है। इसके बाद आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा वाइल्ड वेराइटीज देखने को मिलेंगे, वाइल्ड कैरेक्टर्स के है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ आपको जो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा ऑपरेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोर्स ऑफ डॉर्फिंग जीन इन वीट इज। ठीक है, जो सोर्स है डॉर्फिंग जीन का वीट में वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। ठीक है, यहाँ पे नॉरिन 10, टॉम थम प्लस ऑल्सन डॉर्फ, ये तीनों क्या डॉर्फिंग जीन है। ये तीनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वीट में किसके लिए, डॉर्फनेस लाने के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो नॉरिन 10 है ये जापान से लाया गया है। ठीक है। जो टॉम थम है ये आपका तिब्बत से लाया गया, जो ऑल्सन डॉर्फ है इसको हम जिम्बाब्वे में मतलब वहां से लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पॉलीप्लॉइड प्लांट्स कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली इन नेचर बाय। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी कैरेक्टर कब अराइज हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर मियोटिक फेलियर होता है, मतलब मियोसिस ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर माइटोटिक फेलियर मतलब अगर माइटोसिस नहीं होगा, अगर फ्यूजन ऑफ अनरिड्यूस गैमेट। ठीक है, अगर फ्यूजन हो जाएगा जो अनरिड्यूस गैमेट का, इसकी वजह से क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। पॉलीप्लॉइडी एक तरह का कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे जो सेल्स या फिर ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे क्या होगा कि मोर देन वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स मतलब जो पॉलीप्लॉइडी है, ये तो आप समझ रहे हैं कि ज्यादातर ये प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 22, जनरली द कंपोनेंट्स ऑफ द सिंथेटिक पॉपुलेशन वुड हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है। तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी देखते हैं क्या होता है। ये जो है ना मोस्टली टेस्टेड फॉर द बाय द पॉलीक्रॉस और द टॉप क्रॉस मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक पॉपुलेशन को टेस्ट करने के लिए कंपोनेंट्स को, यहाँ पे हम लोग टॉप क्रॉस या फिर पॉलीक्रॉस करते हैं। ठीक है। और जो क्रॉसेस होते हैं द सिंथेटिक पॉपुलेशन ड्यूरिंग आर इवेल्युएटेड फॉर द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है, जो सिंथेटिक पॉपुलेशन हम लोग का जो इवॉल्व होता है या फिर इवेल्युएट हम लोग उसको करते हैं, तो किस किस बेसिस पे करते हैं, तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पे हम लोग करते हैं, या फिर देखते हैं इसका एल्ड ज़्यादा है कि नहीं, डिजायबल ट्रेट इसके पास है कि नहीं। ठीक है, सो दैट कि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले किस पर्टिकुलर ग्रुप का। ठीक है। और और जो सिंथेटिक पॉपुलेशन है आपको ध्यान रखना है, सिंथेटिक पॉपुलेशन हम लोग ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी देखते हैं, ना कि स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, इसका आंसर जाएगा डी। ठीक है, अलील। जो अलील है यही हमारा जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैक क्रॉस। अगर हम F1 का क्रॉस करा दें टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, इसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो अब टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं विद अ रेसेसिव पेरेंट ओनली। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम लोग क्यों करते हैं, सो दैट कि हम लोग डिटरमाइन कर सके कि वो जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट क्या है। ठीक है, क्या है वो होमोजाइगस है मतलब प्योर है, या फिर हेटेरोजाइगस है, या हाइब्रिड है। ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं यहाँ पे हम लोग टेस्ट क्रॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द नॉन एलिलिक जीन इज नोन एज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एपिस्टासिस। ठीक है, क्या कह रहा है एपिस्टाट, इसमें डेफिनेशन बोल रहा है कि एपिस्टासिस क्या होता है कि जब वन जीन जो है वो अगर सप्रेस कर देगा। ठीक है, अगर वन जीन है ये जब सप्रेस कर देता है एक्टिविटी ऑफ किसका, तो नॉन एलिलिक जीन का, तो इस कंडीशन को हम लोग एपिस्टासिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो जीन टर्म है वो कौन दिया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, जॉनसन। ठीक है, ये कब दिया था इन्होंने, 1909 में दिया था टर्म जीन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, विच टर्म रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है,
इसमें से कौन सा टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एलिलोमॉर्फ्स। ठीक है, एलिलोमॉर्फ क्या होता है कि जब भी एक या फिर दो या फिर दो से ज्यादा जीन जो है वो अकर होता है अल्टरनेटिवली, कहाँ पे? एट अ गिवन सेट ऑफ द क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर साइट है क्रोमोसोम का, अगर वहां पे वो आता है, मतलब वहां पे वो अकर होता है अल्टरनेटिवली, ठीक है, और वो भी पेयर में अकर होता है, एंड इट अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट या फिर पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, इसके साथ ही जब ये पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जब ये प्रेजेंट रहता है इसके साथ ही साथ क्या ये एक्सप्रेशन शो करता है किसका? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तो उसको हम लोग क्या एलिलोमॉर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द ज्योमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, जो पुनेट स्क्वायर हमारा है ये हम लोग यूज करते हैं क्रॉसिंग कराने में। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? मान लीजिए हमने एक टेल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो इस वाले इधर हमारा जो है ये यहाँ पे मेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम फीमेल के जीन्स को प्रेजेंट कराते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो जीन रहेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्रॉस करके इसको इस बॉक्स में लिखते हैं। ये जो कैरेक्टर रहेगा, इस यहाँ पे जो जीन रहेगा, इस दोनों को क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर अगेन इसको क्रॉस करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, वैसे ही हम लोग एक एक क्रॉस करके इसको यहाँ पे फिल करते हैं। इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिसेंबल इट्स पैरेंट इज नोन एज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेरिडिटी। ठीक है, जो हेरिडिटी है ना, ये क्या दिखाता है? ये रिसेम्बलेंस दिखाता है अपने ऑफस्प्रिंग टू दी पेरेंट। ठीक है, ये जो पेरेंट जो है वो जो ऑफस्प्रिंग है ये कुछ कैरेक्टर्स इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, और जब ये ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स? ठीक है, किसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेंडल। हम मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनका पूरा नाम है जॉर्ज मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मेंडल डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन अ टू पार्ट पेपर एंटाइटल्ड एज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये इन्होंने जो पेपर में अपना जो लिखा था, इसका जो टाइटल दिया था वो क्या दिया था एक्सपेरिमेंट का? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूस अ फिनोटिपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है क्या? फिनोटिपिक इफेक्ट, किस पे? म्यूटेशन पे। तो उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, म्यूटॉन। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है। जो म्यूटेशन क्या होता है? ये सडन हेरिटेबल चेंज है इन एन ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जेनेटिक मटेरियल का जो कि फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाता है म्यूटेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मेंडल्स फाइंडिंग्स वर रिडिस्कवर्ड बाय। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप ये डिस्कस किया था कि कौन कौन साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर डी, ऑल। ये जो तीनों साइंटिस्ट है इन्होंने तीनों इंडिपेंडेंटली जो है इन्होंने रीडिस्कवर किया था और फिर इसको पूरा एक्सपैंड किया था, अवेयरनेस फैलाया था पूरा वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, सबसे पहला दिया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन। ठीक है, सही है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन्स बताता है। फिर सेकेंड है कि अलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये एकदम सही है कि जब गैमेटोजेनेसिस होता है, जब गमीट्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? जो अलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इज ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, जो सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स है, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर है वो सेग्रीगेट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। जब मियोसिस में जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं उसके साथ ही साथ उसके जो कैरेक्टर्स है वो भी सेग्रीगेट करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि ये क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है जब वो गमीट बनाता है तो हर एक गमीट जो है वो रिसीव करता है वन जीन कॉपी। ठीक है, और जो कि सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पेरेंट जनरेशन, यहाँ पे पेरेंट जनरेशन क्या है?
हमारा मान लीजिए एक कैरेक्टर है आर, मतलब रेड रिप्रेजेंट कर रहा है कलर को, और जो स्मॉल स्मॉल आर है वो वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सेग्रीगेट करेगा, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेगा आर आर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन जो बनाएगा, F1 जनरेशन में क्या बनाएगा, ये आर आर कैरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ईच अलील है ऑफ द पेयर, ठीक है, ये एक पेयर था, इस पेयर का ईच अलील जो है वो क्या हुआ है, सेपरेट हो गया है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। इसी को हम लोग बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसका आंसर जगह ए, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, ठीक है, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ जनरेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं उनके पास पूरा प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ठीक है। जब वो क्रॉस होता है, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट जो है वो अपीयर होता है इन द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और जो रेसेसिव है वो वहाँ पे शो नहीं करता है, वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंस, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि अगर जैसे प्रीवियस एग्जांपल देखा था, जो आर आर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो कैपिटल आर है वो अपना जो है वो एक्सप्रेस कर पा रहा है कैरेक्टर, लेकिन ये जो आर है ये रेसेसिव होने की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कि अपना जो आर है वो कैपिटल आर डोमिनेंस दिखा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि अपना बस एक्सप्रेस कर पा रहा है और इसको ये सप्रेस कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इमैस्कुलेशन रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है, इमैस्कुलेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ स्टेमन या फिर एंथर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं किलिंग ऑफ पॉलन, ठीक है। तो अगर इमैस्कुलेशन हम लोग करते हैं तो क्या हो रहा है कि हम इस प्लांट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना जो मनचाहा कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसलिए इसके वजह से हम इमैस्कुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करें, जो इमैस्कुलेशन है ये क्या होगा, सिलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, ना कि नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। नेचुरल मतलब क्या, वो अपने आप हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं उस प्लांट में। हम जो अपने आप जो नेचुरल में जो नेचुरल से वो जो पॉलन ग्रेन आता किसी और स्पीशीज का, मतलब किसी और कैरेक्टर का, वो हम इंट्रोड्यूस नहीं करके अपने जो हमें जो अच्छा लग रहा है वो डिजायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेलेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। विच केमिकल इज यूज फॉर इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने के लिए क्या कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो यहाँ पे होगा आंसर डी, कॉल्चिसिन, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या, कि जब मोर देन टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है किसी भी प्लांट में, तो उसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कॉल्चिसिन है, ये क्या एक तरह का टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो कि क्या प्रिवेंट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को। तो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इससे क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, जो क्रोमोसोम इनको सेपरेट होना था वो सेपरेट नहीं हो गया, वो क्या होगा, एक ही साथ जुड़ा रहेगा। इसके वजह से क्या होगा कि मोर देन यहाँ पे टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का प्रेजेंस होगा, इसके वजह से क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 38। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज थ्रेटन बाय, ठीक है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर क्रॉप में उसको कौन थ्रेट पहुंचा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज। तो जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम हाई यील्डिंग वेराइटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इससे क्या चांसेस है कि जो हमारे कल्टीवेशन जो ऑफ द स्पीशीज है जो नेचुरली आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और ठीक है, और जो हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं वो क्या होगा कि वो पॉलिनेशन वाले प्रोसेस या फिर जो अदर कल्टीवेशन प्रोसेस है उसको उससे डोमिनेट करेगा। डोमिनेट करेगा तो क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी है मतलब कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्रेजेंट था, हमारा पहले से प्रेजेंट था एनवायरमेंट, वो क्या है कि वो क्या होगा, वो कम दिखने को मिलेगा या फिर वो धीरे धीरे घटने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हाई यील्डिंग वेराइटीज को ला रहे हैं। हायर लिंग वेराइटीज को ला रहे हैं तो जो पहले से जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट था वो घटने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम ए क्यों नहीं मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इंटेंसिव यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड, जो बायोपेस्टिसाइड यूज करेंगे तो क्या होगा कि इससे क्या है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे जरूर जो है प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में, और पोल्यूशन वगैरह बढ़ेगा, लेकिन कोई भी जेनेटिक जो कैरेक्टर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। वहीं फिर एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग से क्या होगा कि ये तो हमें प्रमोट करेगा हाई यील्डिंग की तरफ, ठीक है, हाई यील्डिंग की तरफ प्रमोट करेगा, और हाई यील्ड प्रमोट करेगा, लेकिन इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा जेनेटिक डाइवर्सिटी में। और एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इससे क्या होगा कि ये तो सॉइल डिटरेट करेगा, तो सॉइल डिटरेट करेगा, इससे कोई लिया देना ही नहीं है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, इसलिए आंसर हमारा बी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज ट्रिटिकेल, ठीक है, ट्रिटिकेल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इट इज एन इंटरजेनरिक हाइब्रिड।
ठीक है। इंटरजेनरिक हाइब्रिड मतलब क्या, कि दो डिफरेंट जीनस में जो क्रॉस हो रहा है उसको हम लोग क्रिटिकल बोल मतलब इंटरजेनरिक बोल रहे हैं, जेनरिक। ठीक। क्रिटिकल ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्रिटिकल किसका किसका क्रॉस है, तो क्रिटिकल जो है यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फीमेल पेरेंट लेते हैं एज अ वीट एंड द मेल पेरेंट राइट। ठीक है, मतलब क्या सकते हैं, वीट इनटू राई। ठीक है, वीट जो यहाँ पे क्या है, फीमेल पेरेंट है, और जो राई है वो मेल पेरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड बाय। अगेन हमने देखा था कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन मतलब क्या, सडन हेरिटेबल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या म्यूटेशन बोलते हैं, मतलब कि जो उसका जीन है वो वहाँ पे इसका चेंजेस आ जाएंगे कुछ, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी ऑल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हम लोग गामा रे से भी, यूवी रेज, एक्स रे, नाइट्रस एसिड, नाइट्रोमिथाइल यूरिया, ये सब की हेल्प से हम लोग जो है म्यूटेशन ला सकते हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, जर्म प्लाज्म इंक्लूड्स। ठीक है, तो बोल रहा है जर्म प्लाज्म क्या इंक्लूड करता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जर्म प्लाज्म मतलब ये इंक्लूड कर सकता है कल्टीवेटेड इम्प्रूव वेराइटीज, लैंड रेसेस, मॉडर्न कल्टीवर्स, वाइल्ड एंड ऑब्सोलेट प्लांट्स। ठीक है, तब जानते हैं कि जर्म प्लाज्म क्या होता है। जो जर्म प्लाज्म मतलब कि सम टोटल ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल है, मतलब कि जितने भी जीन्स या फिर अलील जो है वो प्रेजेंट है वेरियस जीन में, ठीक है, इन द क्रॉप स्पीशीज या फिर वाइल्ड नेटिव्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म। ठीक है, जर्म प्लाज्म को हम लोग जेनेटिक रिसोर्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग जीन पूल भी बोल सकते हैं, या फिर जेनेटिक स्टॉक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हेट्रोसिस इज। ठीक है, हेट्रोसिस कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बी, हाइब्रिड बिगर। ठीक है, हेट्रोसिस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज किसमें, तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि साइज, या फिर ग्रोथ रेट, या फिर फर्टिलिटी, या फिर इल्ड। किसका इल्ड, तो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन दोज ऑफ इट्स पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स से ज्यादा आपको ऑफस्प्रिंग में हाई इल्ड या फिर हाई फर्टिलिटी देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड विगर। ठीक है, तो ये हाइब्रिड विगर क्या है, हेट्रोसिस के अंदर आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट ब्रीडर है ना वो एक्सप्लॉइट करते हैं हेट्रोसिस को, कैसे, तो बाय मेटिंग टू डिफरेंट प्योर ब्रेड लाइंस, जो कि हमें डिजाइबल ट्रेड देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्टिविटी एंड इलनेस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स अंडर कल्टीवेशन टू सूट ह्यूमन नीड इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो वाइल्ड स्पीशीज है वहाँ पे हम लोग अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के अंदर वाइल्ड स्पीशीज क्या कर रहे हैं, हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं सो दैट ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डोमेस्टिकेशन। ये डोमेस्टिकेशन का डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो है डोमेस्टिकेशन हम लोग किसने स्टार्ट किया था करना, तो आपको देखने को मिला कि जो सीरियल्स एंड लेग्यूम्स है ना, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था डोमेस्टिकेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, द स्पीशीज ऑफ सैचुरम ओरिजिनली ग्रोन इन इंडिया वाज। क्या कह रहा है, जो सैचुरम स्पीशीज है, ठीक है, ये इंडिया में भी ग्रो होता है, तो इंडिया में जो है वो कौन सा जीनस, कौन से स्पीशीज को ग्रो किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैचुरम बारबेरी। ठीक है, जो सैचुरम बारबेरी है वो कहाँ, नॉर्दर्न इंडिया में ग्रो किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रोइंग स्पीशीज है। ठीक है, सैचुरम बारबेरी, और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, ग्रो एंड एक्सपोर्ट किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज। ठीक है, जो प्लांट ब्रीडिंग हम करते हैं इसमें सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवेबिलिटी ऑफ द डिजायबल जीन इन द क्रॉप एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव। ठीक है, मतलब कि जो डिजायबल जीन है कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप का या फिर उसका वाइल्ड रिलेटिव्स का, ठीक है, वो हमें जल्दी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन देखने को मिलेगा, ठीक है, और वो भी प्रेजेंट रहता है और आइडेंटिफाई भी कर सकता है, तो वो भी क्या, कुछ लिमिटेड ही क्रॉप वैराइटीज या फिर रिलेटिव्स के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, द साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच क्रॉप प्लांट्स आर इनरिच्ड विद सर्टेन डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा कि हम लोग क्रॉप प्लांट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं सो दैट कि वो डिजायरेबल न्यूट्रिएंट तक पहुंच सके। ये क्या होगा कि हमें ये पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है,
हम लोग ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप इसलिए ही करते हैं सो दैट कि जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, हेल्दी और फैट है, वो सब बढ़ा सके। किस प्रोसेस में? बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस में। एग्जांपल देखें जैसे कि एटलस 66 है जो कि एक व्हीट वेराइटी है, ठीक है, यहाँ पे आपको हाई प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर। जो कल्टिवेटेड प्लांट्स है वो मोस्टली क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एलो पॉलीप्लॉइड्स, ठीक है। मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर एलो पॉलीप्लॉइड, ठीक है। तो एलो पॉलीप्लॉइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलो पॉलीप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। पहले तो पॉलीप्लॉइड ही क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पर सेल देखने को मिलता है, ठीक है। और एलो पॉलीप्लॉइड क्या होता है कि ऐसा मतलब इसको डेवलप किया गया है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे दो स्पीशीज जो है ना वो वहाँ पे क्या होता है, फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम कर देते हैं, इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है एलो पॉलीप्लॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मेंडल्स फाइंडिंग वर्क वो पब्लिश्ड इन द ईयर। जो मेंडल्स का वर्क था या फिर उसका जो उन्होंने जो खोज करी थी वो कौन से ईयर में पब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1863, ठीक है। ये तो आपको डाटा याद रखना है और रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ इज, ठीक है। इसमें से कौन सा है कंडीशन दे रखा है कि जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा बी, लिंकेज, ठीक है। मेंडल्स लॉ ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस करा है, डोमिनेंस का बताया, प्योरिटी ऑफ गमेट्स के बारे में बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब लिंकेज का जो कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ पे फेल हो जाता है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि कह रहा है द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, ठीक है। जो जीनोटिपिक रेशियो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उसका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1:2:1, ठीक है। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है यहाँ पे जो फिनोटिपिक क्रॉस है वो क्या होता है? 3:1, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फिनोटिपिक या जीनोटिपिक में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डिफाइन किया कि जीनोटिपिक क्या होता है, ठीक है। जो कि पूरा जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोट्रॉपिक रेशियो हो जाएगा यहाँ पे 1:2:1, ठीक है। ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे वन रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट, और जो टू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हेट्रोजाइगस, और जो वन यहाँ पे फिर से वो होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। जो कि जीन का ये मेकअप है। लेकिन वही अगर फिनोटिपिक रहेगा तो क्या होगा? 3:1, मतलब 3 जो है वो डोमिनेंट शो कर रहा है और जो वन है वो रेसेसिव, ठीक है। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगर आप ये जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे गिवन रहेगा आपको पीडीएफ का लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड करते हैं आपको ये आंसर की मिलेगा। आप वहाँ पे रिवाइज करते रहिए, यहाँ से आप टैली करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगी। कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर आप इफ़को एजीटी एंड IBPS AFO एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। और आई होप कि आप वहाँ जाके विजिट करते हैं लिंक को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।